कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आजकल उन वर्ड्स पर्टिकुलर वर्ड्स को ही पकड़ के आ रहे हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इन्हें बहुत टफ लगती है। नॉर्मल सी बात है, मुझे भी टफ लगती थी, पर इसमें ऐसा घबराने की बात नहीं। और आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके ज़रूर मार्क्स ज़्यादा आएंगे 335, 345 से, और आप में कैपेबिलिटी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम गोयल है। मैंने नीट यूजी 2019 क्रैक कराया विद अ रैंक ऑफ 2661, 2661 एंड मार्क्स 630, और अभी मैं प्रेजेंटली बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात में। अब अपना टॉपिक है हाउ टू स्कोर 345 प्लस इन बायोलॉजी। आप सभी को आइडिया होगा कि एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब एनसीईआरटीज किस तरीके से पढ़नी है ये भी टीचर्स आपके बता ही रहे होंगे, पर थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे अपन किस तरीके से देखेंगे। एनसीईआरटीज लाइन टू लाइन पढ़नी है, थरो रीडिंग करनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो डायग्राम्स के थ्रू किसी को समझ रहा हो तो वो करिए। अब होता क्या है कि आप सारे साइंटिस्ट के नाम रट रहे हैं, बिल्कुल रटिए, वो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर आप मेन फोकस देखो किस तरीके से रखना है। आपको भी पता ही है, 4-5 साल या इससे 10 साल के पेपर भी आप उठा के देखेंगे तो पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप सारे एक बार दिमाग में अपने रखिए। पर जैसे कि सपोज जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन पक्का साइंटिस्ट के नेम पे आता है, तो आप एटलीस्ट, जैसे बच्चों को क्या होता है कि साइंटिस्ट के नेम याद नहीं होते या उनसे रिलेटेड थियरीज जो उन्होंने दी है वो याद नहीं होती, तो एटलीस्ट उन चैप्टर्स को रखो, जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरा उसी में है, कि उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉर्गन का भी क्वेश्चन आया ही था, 2019 में आया था शायद, तो एटलीस्ट साइंटिस्ट के नेम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और चैप्टर्स में से उन्हें थोड़ा सा कम ध्यान दो, रीड जरूर करो, याद होना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको। अब अपन बात कर रहे थे कि लाइंस पूरी एनसीईआरटीज की पढ़नी, सब कुछ करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे बायोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ थियरी से काम हो जाएगा। जरूर हो जाएगा आपका, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। सपोज आप यहीं पे ही 2 से 5 हज़ार क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बैंक लगा जाए, 2-5 हज़ार में बहुत कम बता रहा हूँ आपको बायोलॉजी में, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, इतना क्वेश्चन बैंक आप लगा जाए तो उसमें से बहुत चांसेस है वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। एग्जैक्ट मैं कह नहीं रहा कि रिपीट होंगे या नहीं होंगे, बट उनमें से ऑप्शंस रिपीट हो जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। थियरी पढ़ने से उस तरीके का आइडिया नहीं होता है। आप भी जानते हैं, पूरा कंसेप्ट आप सब कुछ समझ ले, एक चैप्टर का सब कुछ समझ ले, उसके बाद भी कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आजकल उन वर्ड्स पर्टिकुलर वर्ड्स को ही पकड़ के आ रहे हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एक वर्ड है फ्रेन्युलम लिंगुआ। फ्रेन्युलम लिंगुआ थोड़ा सा टफ वर्ड है, जब अपन पहली बार सुनते हैं तो ये याद नहीं होता, अपन को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। डाइजेशन इन एंजाइम्स के थ्रू होता है, किस तरीके से ईसोफेगस से फूड अंदर जाता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अपना मेन फोकस ये भी होना चाहिए कि जो ये वर्ड्स हैं इनको अपन सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद एटलीस्ट इनको या तो आप एक रजिस्टर में लिखिए या इनको एक पेपर में लिखिए और आप अपने दीवार पे स्टिक कर दीजिए इन्हें, या और हो सके तो इनका एक बार डेली रिवीजन करिए। आप ये मानिए जैसे आप इनऑर्गेनिक को याद करते हैं, और भी कोई चीज जो याद करने की होती है, सेम टू सेम अगर आपको ये वर्ड्स याद हो गए, कंसेप्ट आपको जरूर याद रहेंगे, अगर ये वर्ड याद हो गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एडअप हो जाएंगे मेन पेपर में। अब नॉर्मली बच्चे सब माइनस देते हैं। एक तो पेपर कम से कम जितना हो सके कम से कम छोड़िए, मत छोड़िए पेपर, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि पेपर्स ही आपके वही रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ पे। अब होता क्या है, पेपर्स जो माइनस आते हैं उनमें मोस्टली आप पुराने पेपर्स भी उठाओगे किसी कोचिंग से, ई सरल के थ्रू तो आपको सारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ई सरल वहीं बाहर की तरफ जाएगा जहाँ पर चांसेस है नीट में आने के, और बायोलॉजी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ई सरल के थ्रू। फिजिक्स केमिस्ट्री की कोर फैकल्टीज है, सारांश सर, प्रतीक सर, तो ई सरल के थ्रू आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेस्ट पेपर्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, और हर एक चैप्टर की लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, तो वो टेस्ट के रूप में आपको देना है। और अब प्रैक्टिस तो करनी है। अब मैं बोल रहा था कि अटेंशन की बात करते हैं अपन। अटेंशन में किस तरीके से बोलते हैं, अटेंशन क्या होगा कि आप नॉर्मल माइनर्स देंगे या कुछ भी बोले, आप पीरियोडिक्स देंगे, तो उनमें आपका होता क्या है कि एनसीईआरटी से बाहर आते हैं नॉर्मल 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो आपको ये एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि मेरे मार्क्स 310
300, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है, ये नहीं आ रहे। मैं खुद पर्सनली बताऊं, मेरे मार्क्स भी 310, 320, 300, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। और आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके ज़रूर मार्क्स ज़्यादा आएंगे 335, 345 से, और आप में कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर मेरे जैसा बच्चा नॉर्मल ला सकता है तो आप तो ज़रूर ला सकते हैं। तो ये आप एक्सेप्ट करिए बात सबसे पहले तो। और आप इन अपने जो माइनर्स हो रहे हैं या पीरियोडिक्स हो रहे हैं, इनके बेसिस पे अपने आप को जज मत करिए और टेंशन मत लीजिए, और अटेंशन कम मत करिए। बच्चों का क्या होता है कि सब बच्चे अटेंशन कम रखते हैं अपना, उनको लगता है कि इतना नेगेटिव हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा। कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है। अपना मेन फोकस आप ये रखिए कि आपको किस तरीके से आपको अपना बेस्ट देना है। अब बेस्ट आप जब ही दे पाओगे जब आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब मैं आपको अटेंशन का एक फंडा बताता हूँ। मोस्टली बच्चे होगा क्या कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे, उनको डर भी ये रहता है तो वो मेन एग्जाम में भी ये करके आ जाते हैं। सपोज अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 90 में से बायोलॉजी में, और अब आप देख रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन की वजह से 40 मार्क्स तो वैसे ही डिडक्ट हो गए, तो अब बचे 320। कुछ नेगेटिव भी होंगे, सही सपोज 4 नेगेटिव मान लेते हैं, तो अब कितने हुए, 300 मार्क्स हो गए। 300 मार्क्स आप भी जानते हो आज की कंडीशंस के हिसाब से, जो आज कट ऑफ जा रही है 2020 की 610 to 615, ये मिनिमम कट ऑफ है जो टच कर रही है AIQ की। सबकी स्टेट की अलग हो सकती है, राजस्थान की, यूपी की, दिल्ली की, बिहार की, केरला की, हरियाणा, पंजाब, इनकी तो कट ऑफ ऑलमोस्ट AIQ के पास ही रहती है। तो जो मार्क्स मैंने बताया आपको 330, ये बायोलॉजी में चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, और ये आप जरूर ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि ई सरल पे पूरा ब्लाइंड फेथ रखिए और अपनी एनसीईआरटीज पे ब्लाइंड फेथ रखिए। इधर उधर का जितना कम हो सके पढ़िए, चीज़ों को ग्रेस्प करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे यही वर्ड्स होंगे जो हार्ड वर्ड्स होंगे वहाँ पेपर में बन के आएंगे, और आप जितनी बार इन्हें रिकॉल करोगे वो सही हो जाएंगे। अब इतना नहीं पढ़ना है कि आप फर्स्ट ईयर की MBBS की फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में चल जाए। फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो आप खुद वहाँ पे पढ़ोगे, बट अभी उतना पढ़ो कि एटलीस्ट नीट में आप अच्छा स्कोर कर सको। फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको गाइड करने के लिए टीचर्स हैं ही सही, बायोलॉजी में है। और एनसीईआरटीज में अटेंशन की मैंने बात करी है, मैं प्रोबेबिलिटी का एक फंडा बताता हूँ। आपको मिनिमम 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। एक एग्जांपल, 85 क्वेश्चन कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है, 5 क्वेश्चन हटा दीजिए, उसके मार्क्स पहले ही 20 हट गए। 5 नेगेटिव भी होने, 4 नेगेटिव मान लीजिए, 81 करेक्ट हो गए, तो 320 मार्क्स उसके ऑलमोस्ट आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अभी भी बहुत कम है, क्योंकि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा जब वो 615, 630, 615 मिनिमम मार्क्स है 10 से 12,000 रैंक लाने के लिए। आपको 615 नहीं लाना, अच्छा लाना है 2,000 रैंक, 1,500 रैंक, 1,000 रैंक, 3,000, तो ये इन स्कोर्स के लिए आपको 650 टच करना होगा, और उसके लिए बायोलॉजी में आपको 330 से ऊपर, 345 से ऊपर जाना ही होगा। अब मैंने बता दिया कि अटेंशन ज्यादा रखना होगा, 85 प्लस क्वेश्चन आपको अटेंशन रखना है, 85 प्लस से भी ज्यादा रखना होगा। अब आप रिस्क मत, आप ये मत सोचिए कि मुझे डर है नेगेटिव होने का, ये होने का, क्योंकि मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे हर बच्चे को नॉर्मल जो अपन बायोलॉजी वाले बच्चे रहते हैं, उनको सबको एक ही चीज रहती है कि 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट उनके कंफ्यूजन की वजह से वो छोड़ देते हैं। अब कंफ्यूजन किस में होता है, मेनली 2 ऑप्शंस में तो होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप खुद उठा के देख लीजिए, 2 क्वेश्चन तो आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे ही सही, जिसमें आपको यूनिट्स का खेल मिलेगा। अब वो एग्जामिनर क्यों दे रहा है, एग्जामिनर का देने का कारण यही है कि अगर वो फिजिक्स में कोई क्वेश्चन 3 मिनट के लिए दे रहा है, 3 मिनट के लिए सॉल्व करने का, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन भी दे रहा है कि आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन रीड करने के बाद उसे जस्ट सॉल्व कर दीजिए, सिर्फ यूनिट देखने के बाद। ये बहुत जरूरी है। कभी कभार तो सिर्फ वर्क डन की यूनिट के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप खुद नोटिस करेंगे पुराने पेपर्स देखकर। और ये तो याद रखना ही कि 10 से 12, और मैं तो कहता हूँ 12 से 15 साल के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए। होगा क्या, 2007 से पहले के जो क्वेश्चन होंगे, 2008-9 तक भी, उनमें जो पेपर्स में क्वेश्चन होंगे वो पुरानी एनसीईआरटी से, मतलब पुरानी एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिडक्ट करके सिलेबस नई एनसीईआरटी में डाला है। अब पुरानी एनसीईआरटी से होंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये मत सोचना मैं पुरानी एनसीईआरटी पूरा पढ़ने लग जाऊँ, ये करने लग जाऊँ, क्योंकि जो आपको मॉड्यूल्स दे रखे हैं वो पुरानी एनसीईआरटी से ही मिल करके बने हैं। तो आपको करना क्या है, उन क्वेश्चंस को ग्रेस्प करो, उनके आंसर्स याद करो, और अगर वो एज इट इज आते हैं तो बिल्कुल जरूर सही होंगे। और चांसेस तो यही है ना कि मोस्टली सारा का सारा पेपर नई एनसीईआरटी जो अभी अपने पास एनसीईआरटीज है उससे आए। अब आपने सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि 30% डिडक्ट हो गया सिलेबस 11th-12th का बोर्ड का शायद, है ना। तो ऐसा अभी कोई न्यूज़ नीट के लिए नहीं आई है। तो अपना मेन फोकस ये रखिए कि जो सिलेबस हमारे लिए है नीट 2021 में 11th और 12th का,
बायोलॉजी में लगभग 16 चैप्टर्स 12th में, 22 चैप्टर्स 11th में, तो मुझे ये करने हैं, पूरे तमीज से करने हैं। यूनिट्स डिसाइड करी कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इन्हें बहुत टफ लगती है। नॉर्मल सी बात है, मुझे भी टफ लगती थी, पर इसमें ऐसा घबराने की बात नहीं है। एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, अब हुआ क्या, एग्जाम्पल्स लिखना आप स्टार्ट करिए। ये 100% श्योर मानिए कि मॉर्फोलॉजी हो, कुछ भी हो, एक बार तो बहुत टफ क्वेश्चन भी आया था। टफ क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, बायोलॉजी में भी आया तो ये जरूरी नहीं कि आप अटेंशन के चक्कर में आप उसे टफ क्वेश्चन को भी कर रहे हो। उसमें ये था कि एग्जाम्पल सेलेक्ट करिए। आप सभी को आइडिया होगा, मॉर्फोलॉजी में देखिएगा एक बार कि 10 से 15 एग्जाम्पल्स थे और उसमें एक फाइलम के क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए था, तो उसमें एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करने थे। अब वो बहुत टफ क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स से एनसीईआरटी की बाहर से, तो उसमें घबराइए मत। एटलीस्ट पहले एनसीईआरटी को तो अच्छे से करिए, और ई सरल के थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि जो एनसीईआरटी से बाहर क्या आने वाला है, और वो कम से कम। ये नहीं कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया, वो तो सब कुछ हर किसी को पता है ना। फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा आपको एनाटॉमी मिल जाएगी, ह्यूमन एनाटॉमी, सब कुछ आपको ह्यूमन के बारे में फिजियोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ी पढ़ना है अपन को, वो पढ़ना है जो नीट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अपन को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो अपना मेन फोकस कहाँ पे रखना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ई सरल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जितने टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, अब टेस्ट सीरीज में सपोज आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, बिल्कुल भी मत घबराइए। वो एक क्वेश्चन आपको मिनिमम 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन आपको सारी की सारी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। कैसे? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज कोई टफ वर्ड है, कोई कंसेप्ट की वजह से हुआ, तो उसे पेपर में लिख लीजिए और स्टिक कर दीजिए, अपने लिए एक रजिस्टर बना लीजिए। और जब भी आपके मेजर्स के पेपर होते हैं या कोई बड़े पेपर्स होते हैं, उस टाइम रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन पॉइंट्स को, जो जो आपने गलतियां करी थी, इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करिए। अब जब आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे तो 100% श्योर मानिए बच्चा डिफीट वहीं करता है 300 से 330 के नंबर में। तो 5 से 6 नंबर के बीच का, जो 5 से 6 क्वेश्चन के बीच का जो गैप आता है, वही प्रॉब्लम करता है। और वही सॉल्यूशन है ये चीज कि आपको जो अपनी गलतियां हैं उनको लिख लो और उनको रिवाइज करके एंड पेपर में चल जाओ। ये हो गया टेंशन की बात। अब मैं प्रोबेबिलिटी का खेल बता रहा था आपको कि 10 क्वेश्चन है, सपोज 10 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, तो वो 10 के 10 आप क्वेश्चन छोड़ आए, तो आप तो 80 क्वेश्चन करके आए, जो कि आप बहुत नुकसान थे। अब मैं बताता हूँ, कोई बच्चे ने सपोज 10 क्वेश्चन गैस मारे, क्योंकि कंफ्यूजन 2 में ही था ना, सपोज 3 में आपको लगा कि 3 में से एक है, उसे कंप्लीटली छोड़ देना, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं है। अब 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। आपने पूरी जान लगा ली एंड तक, वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप जरूर गैस मार के आए कि जो 10 में से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 7-8 तो गैस मार के आए जिसमें आपको श्योर हो कि इन दोनों में से आंसर है। 100% आपके चांसेस है कि आप प्लस में ही मार्क्स चलोगे, नेगेटिव होने के बहुत कम चांसेस। सपोज किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन गैस मारे, ठीक है, उसमें से उसके 5 नहीं, चलो 4 मान लेते हैं, 4 क्वेश्चन सही हुए, तो 4 का मतलब हो गया +16, 6 नेगेटिव हुए तो कितना हो गया -6, कितना हुआ +10। अभी भी प्लस में चल रहा है वो +10, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। अगर आप नहीं मारते तो ये भी नहीं आते ना। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी जो भी होगी वो इस तरह के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अपनी पढ़ाई पूरी चालू रखिए। नीट 2021 बहुत पास आ चुका है। इस कोविड के चक्कर में धीरे सबको टाइम वेस्ट हो रहा था, बट अभी भी बहुत टाइम है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे ध्यान रखिए, जितना एक्स्ट्रा बताने का होगा सब पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा था इवोल्यूशन का। सपोज मैं एक चैप्टर बताता हूँ कि आपको एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ना है। इवोल्यूशन में आपको पूरी थियोरी पढ़नी है, सब कुछ। आप उसके डायग्राम्स पढ़िए, डायग्राम्स कुछ बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको देखिए, बार बार रिकॉल करिए अपने दिमाग में। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार डायग्राम के अंदर से क्वेश्चन बन के आ जाएगा, डायग्राम बन के नहीं आएगा पूरा। तो एक्सरसाइज में बात करते हैं अपन। एक्सरसाइज में 1st और 6th क्वेश्चन नंबर है। 6th वाले में एक एंशिएंट फॉसिल करके लिखा हुआ है। एंशिएंट फॉसिल सिर्फ एनसीईआरटी में पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, फॉसिल के बारे में ऐसा कोई बता नहीं रखा है। तो एंशिएंट फॉसिल्स को आपको कहीं ना कहीं और से पढ़ना है और वो प्रोवाइड कराएगा आपको ई सरल। फर्स्ट वाला डार्विनियन क्लासिफिकेशन बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। आप एनसीईआरटी में देखना एक्सरसाइज में पीछे, तो वो भी सच एनसीईआरटी में बता नहीं रखा है, तो वो भी आप जरूर पढ़िए और वो आपको ई सरल के थ्रू भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में आएगा, कहीं ना कहीं आपके चैप्टर की क्वेश्चन बैंक में आएगा। और आपके जो भी आगे टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या जितने भी पूरे कंप्लीट टेस्ट होंगे, सभी में आपको ऐसे पॉइंट्स भी कवर करे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन टेस्ट पे भी अपना ध्यान रखें। ये ना सोचें कि सपोज मेरे 280 मार्क्स बायोलॉजी में आ गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता।
सच में बताऊं, मेरे भी 280 मार्क्स बहुत बार आए, उसके बाद 320 पे आने लगे और एटमोस्ट फाइनल मेरे 345 नीट में आ ही गए। और वो आप सभी के आ सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल बच्चा था, और आपके तो जरूर आ सकते हैं। अपना फोकस 270 भी आ जाए, 60 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, घबराना मत, क्योंकि आपको पता है पेपर तो कहाँ से आना है, एनसीईआरटी से आना है। तो जब आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, इतना गाइडेंस है आपको, इतना सही से पढ़ा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरा का पूरा आपको ईसर्ल के थ्रू, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई रहे, उसी की टेंशन मत लीजिए। डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरी स्टडी करा रहे हैं, बेसिक सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है। और अपने पढ़ते रहिए और टेस्ट तो जरूर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट यूजी 2020 में।